हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, उपसंयोजन यौगिक, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। देखिए, उपसंयोजन यौगिक जानने से पहले हम ये जान लेते हैं किस ब्लॉक के तत्व उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं वो उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर उपसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, क्योंकि उनके जो ऑर्बिटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं पूरा भरा नहीं हुआ होता, कुछ कोश खाली होते हैं। इस कारण से ये उपसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक साथी बनाते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उपसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में रहते हैं, मतलब सेंटर में बीच में रहते हैं। और इन यौगिकों का जैविक निकायों का गुणात्मक विश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान होता है, मतलब जीवों में भी ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं योगात्मक या आणविक यौगिक। इसको इसलिए हम जानेंगे क्योंकि हमें उपसंयोजन यौगिक पढ़ने के पहले ये हमें जानकारी जानना जरूरी है। एडिशनल या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, तो दो या दो से अधिक सरल अणुओं को जब हम जल में घोलते हैं, जल में घोलकर बने जलीय विलयन का जो क्रिस्टलीकरण कराने पर योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। जैसे देखिए FeSO4 या अमोनियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल 6। तो इसको हम जब क्रिया कराएं तो यह क्या हुआ, हमें मोहर लवण प्राप्त होती है। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 तो 6H2, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट और 4NH3 कॉपर टेट्रामीन सल्फेट, हमें ये प्राप्त हुआ योगात्मक यौगिक। यहाँ देखते हैं योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें दिक्लौड़, जिसे हम इंग्लिश में डबल साल्ट कहते हैं, और दूसरा जटिल संकर या उपसंयोजी यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। सबसे पहले हम डबल साल्ट के बारे में जानते हैं कि डबल साल्ट किसे कहते हैं। तो देखिए, वे यौगिक जो केवल ठोस अवस्था में ही अपने अस्तित्व में होते हैं, मतलब अपने स्थायी में होते हैं, किंतु जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, जिससे इनका जलीय विलयन अपने अवयवी आयनों के परीक्षण दे देते हैं, जैसे दिक्लौड़ करते हैं, मतलब डबल साल्ट। जैसे हम मोहर लवण को जल में घोलते थे, आयरन पे+2 चार्ज, अमोनियम पे+1 चार्ज और सल्फेट पे -2 चार्ज, ये जलीय आयनों का मिश्रण ये डबल साल्ट में आते हैं। जब इन्हें जल में घोला जाता है अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है। अब यहाँ देखते हैं उपसंयोजक यौगिक, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। वे यौगिक जो ठोस और विलयन दोनों रूपों में अपने अस्तित्व में रहता, मतलब उसको ठोस रहे या विलयन, वो अपने अस्तित्व में ही रहता, उसमें उसे हम उपसंयोजन यौगिक कहते हैं या उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। उपसंयोजी यौगिक को जल में घोलने पर इसके दो भाग प्राप्त होते हैं। वह भाग जो अपने आयनों का परीक्षण नहीं देते उन्हें जटिल या संकुल आयन, मतलब उन्हें कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। इसी एग्जाम्पल के रूप में देखिए CuNH3 का होल 4 SO4 बड़े कोष्टक के बाद, फिर K4 या फिर CN का होल 6। अब यहाँ संकुल आयन किसे कहते हैं, देखते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। यह जलीय विलयन में अपने आयन का परीक्षण नहीं देता, मतलब उसको जब जल में डाला जाता है अर्थात वे यौगिक जिनमें उपसंयोजी बंध पाया जाता है उसे हम उपसंयोजी यौगिक या संकुल आयन कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं उपसंयोजन क्षेत्र या मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो देखिए, जटिल आयन या संकुल आयनों को उपसंयोजी क्षेत्र कहते हैं। उपसंयोजी क्षेत्र को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए उपसंयोजी यही क्षेत्र है, ये जो बड़ा कोष्ठक है इसके अंदर जो है ये संकुल आयन है। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखिए हमने दिखा है कि जटिल यौगिक के 4 एफिशिएंसीज में फेरोसाइनाइड आयन उपसंयोजी क्षेत्र या मंडल है, मतलब इसके अंदर उपसंयोजी क्षेत्र में एक केंद्रीय धातु या परमाणु होता है। जैसे इसमें देखिए आयरन केंद्रीय धातु या परमाणु है, अणु आयन से घिरा होता है, ये साइनाइड आयन से घिरा है। उपसंयोजी क्षेत्र या मंडल के स्थायित्व के आधार पर उपसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक दो प्रकार के इसके। इसमें पहला देखिए पूर्ण जटिल यौगिक, तो इसमें जो पूर्ण जटिल यौगिक में भी आएंगे जिनके जटिल आयन अधिक अस्थायी होते हैं उनको हम पूर्ण जटिल यौगिक कहेंगे। जैसे K4 या फिर CN6 में पोटेशियम अलग हो जाता है +1 स्टेट में, और यहाँ FeCN का होल 6, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये पूर्णतः आयनित हो जाता है। तो ये बहुत कम वियोजन इसका होता है। अब यहाँ पूर्ण जटिल यौगिक देखिए, वे जटिल यौगिक जिनके जटिल आयन कम अस्थायी होते हैं और पूर्ण जटिल यौगिक कहलाते हैं। जैसे ये CdCN पे 4, मतलब ये पुनः कन्वर्ट होते रहते हैं एक दूसरे में। तीसरा से ये है CD+2 चार्ज +4 साइनाइड आयन। उपसंयोजी क्षेत्र या मंडल पर आवेश के आधार पर उपसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक तीन प्रकार के होते हैं, मतलब जिस भी आवेश पाया जाता है उसके आधार पे धनावेशित जटिल यौगिक,
वे जटिल यौगिक जिनके जटिल आयन धनावेशित होते हैं धनावेशित जटिल यौगिक कहते हैं। जैसे CuNH4 का होल NH3 का होल फ्राइज बड़े कोष्टक के बाहर SO4 में धनावेशित जटिल आयन जो है वो ये है। CuNH3 का होल पर +2 चार्ज उपस्थित है जिसके कारण से CuNH3 का होल 4 कोष्टक के बाहर SO4 एक धनावेशित जटिल। अब इसमें +2 कैसे आया, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो आवेश रहता है वो इस पर होता है, इस पर जो आवेश रहेगा इस पर होगा। हम जानते हैं सल्फेट पे -2 चार्ज रहता है, तो इसलिए +2 चार्ज इस पर आएगा और यहाँ पे +1 है तो ये इस पर चार्ज आएगा। ये देखिए उदासीन जटिल यौगिक, वे जटिल यौगिक जो अनायनित होते हैं, मतलब जो आयनित नहीं होते उन्हें हम उदासीन जटिल यौगिक कहते हैं। जैसे FeCN का होल 5, NiCu का होल 4, FeH2O का होल 6 एक्सेट्रा। ऋणावेशित जटिल यौगिक, वे जटिल यौगिक जिनके जटिल आयन ऋणावेशित होते हैं उन्हें हम ऋणावेशित जटिल यौगिक कहते हैं। जैसे K4 FeCN होल 6 में ऋणावेशित जटिल आयन FeCN का होल 6 का 4 पाया जाता है, जिसके कारण FeCN का होल 6 ऋणावेशित जटिल यौगिक, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम 4 है तो यहाँ पे -4 की स्टेट में ये पाया जाएगा। तब यहाँ देखते हैं सहायन, जिसे हम काउंटर आयन कैसे कहते हैं। तो देखिए सहायन किसे कहेंगे, जब हम उस यौगिक को जल में घोलते हैं तो जो आयन आयनित हो जाते हैं उन्हें हम सहायन या काउंटर आयन कहेंगे। जैसे K2CdCN का होल 4 में 2 पोटेशियम आयन और +CdCN का होल पर -2 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पोटेशियम आयन जो है सहायन, क्योंकि ये आयनित हुआ और ये CdCN4 एक ही में है, उसके अंदर है बड़े कोष्ठक है, तो ये आयनित नहीं हुआ तो ये इसमें सहायन गया है। उपसर्जन यौगिकों में उपसर्जन क्षेत्र से बाहर वाले आयनों को हम सहायन मतलब ये उपसर्जन क्षेत्र के जो भी बाहर यौगिक रहते हैं उन्हें हम सहायन कहते हैं। ये मतलब ट्रिक पॉइंट है, आप ऐसे डायरेक्ट पता कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं। देखिए उपसर्जन क्षेत्र के मध्य में एक धातु परमाणु होता है जो चारों ओर से, मतलब बड़ी कोष्ठक के अंदर जो चारों ओर से परमाणु और आयनों से घिरा होता है। धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक पाए जाते हैं, मतलब वही आपसे बताया डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड नहीं होता, जिससे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं और यह एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके उपसर्जन संयोजी बंध बना लेते हैं। तो ऐसे धातु परमाणु को हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं वो लुईस अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ जो कॉपर है वो केंद्रीय धातु परमाणु है और ये सभी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, उदासीन लिगेंड है, अमोनियम, और यहाँ पे +2 चार्ज है और कॉपर के पास d इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल नहीं है, इसलिए क्या करेगा इलेक्ट्रॉन सभी से लेके उपसर्जन जीवन बनाते हैं। इसमें कॉपर क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। तो आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग कल अध्ययन करेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।